तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कल्चर और जापानीज कल्चर के बारे में कि जापान के लोग किस तरीके से रहते हैं और इंडिया के लोग किस तरीके से रहते हैं। उन दोनों में जनरली तुलना किया जाएगा कि कौन अच्छा है, कौन कैसा है, कौन कितना परसेंट अच्छा है, किस मामले में इंडियंस अच्छे हैं, किस मामले में जापानीज अच्छे हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक यही डिस्कस किया जाएगा कि किसका कल्चर अच्छा है, कौन अपने कल्चर को पकड़ के रखा है, कौन कल्चर को भूलते जा रहा है। जनरली यही बात करेंगे। उसके बाद वहाँ के बच्चे किस तरीके से रहते हैं, वहाँ के फैमिली मेम्बर किस तरीके से रहते हैं, वहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए इंडियन के रूप में, और यहाँ पे कौन कौन सा बैड मैनर है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, छोड़ना चाहिए जनरली। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वहाँ शांति की। तो सबसे पहले बता देते हैं कि जापान के लोग इतने ज़्यादा शांत होते हैं कि उन्हें क्लासरूम में एक दूसरे बच्चे से बात तक नहीं करते अगर वो इमरजेंसी या इम्पोर्टेंट ना हो तो, जो कि इंडिया में देखने के लिए मिलता है कि हो हल्ला करते रहते हैं। टीचर जैसे ही क्लास से बाहर गए हल्ला करते रहते हैं। उसके बाद फैमिली मेम्बर में भी, जैसे परिवार के बीच में बैठे हैं 5 लोगों के बीच, तो ऐसा नहीं है कि माई फ़ोन का वॉल्यूम ऑन करके हम गेम खेल रहे हैं या कोई गाना सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इंडिया में ये बहुत ख़राब सिस्टम है। घर में बैठे हैं 5 लोग हैं, पाँचों कुछ गाना सुन रहे हैं, कोई कुछ और सुन रहा है, कोई कुछ और सुन रहा है, उसके बाद टीवी चल रहा है, टीवी कुछ और ही दिखा रहा है, वो सब चलते रहता है। और एक चीज़ बता देते हैं कि वो इतने शांतिवादी होते हैं कि अगर गलती से वो रोड पे जा रहे हैं, कोई टकरा जाए तो वो सॉरी बोल करके वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। वो डिबेट करना नहीं चाहते, वो कोऑपरेशन पे डिपेंड करते हैं। याद रखना है, कोऑपरेशन को ज़्यादा फोकस करते हैं कि लोगों के साथ मिलजुल करके रहना, किस तरीके से लोगों के साथ अच्छे संबंध बन सके, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो हम इंडियन में बहुत कमी है। हालांकि गांव में तो कुछ है भी, लेकिन शहर में जैसे ही आते हैं, भारतीय शहरों में ऐसा देखा जाता है कि इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर गलती से कोई टकरा जाए तो वहीं गाली गलौज स्टार्ट कर देते हैं या मारपीट स्टार्ट कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है, उनसे हमें ये चीज़ सीखने के लिए मिल सकता है। दूसरा बात कर लेते हैं शिष्टाचार के बारे में या उनके जो बिहेवियर है। तो बिहेवियर में बता देते हैं कि वो सबसे मिलजुल के ही रहते हैं। उसके बाद में अगर वो कोई गलती कर देते हैं, जनरली सब लोग गलती करते हैं, तो कोई अगर गलती करते हैं तो वो तुरंत सामने झुक करके बो डाउन हो करके उसके बाद वो सॉरी बोलते हैं। उनके यहाँ हाथ मिलाना, उसके बाद गले मिलना, किस करना, ये सब का सिस्टम नहीं है। अगर वो गलती करते हैं तो भी बो डाउन ऐसे झुक करके रेस्पेक्ट देंगे या सॉरी बोलेंगे। उसके बाद मिलेंगे तो भी ये नहीं है कि गले मिल रहे हैं या टचिंग द फीट चल रहा है, पैर छू रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शेकिंग हैंड, टचिंग द फीट, हगिंग, किसिंग, ये सब वहाँ पे बैन है। ये सब नहीं करना है, उनके कल्चर का पार्ट नहीं। उनके कल्चर का पार्ट है कि अगर किसी को सामने वाले को रेस्पेक्ट देना है तो सिंपली उनके सामने ऐसे बो डाउन हो जाना है, झुक करके रेस्पेक्ट दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि वो अगर दोनों व्यक्ति एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं या काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं, तो वो एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वो दोनों में देखा जाता है कि कौन ज़्यादा बो डाउन हो रहा है। जो ज़्यादा डाउन झुकेगा वो ज़्यादा रिस्पेक्ट शो कर रहा है, सामने वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। इसी तरीके से जब उनकी शादी होती है, शादियों में भी जब जयमाल जैसा सेरेमनी होता है, तो उस समय याद रखना है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना होता है। तो जो सबसे ज़्यादा झुकता है वो माना जाता है कि वो सामने वाले को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। तो वो क्या करते हैं कि कभी कभी देखने के लिए मिलता है कि ज़मीन पे वो सो जाते हैं। लड़के रिस्पेक्ट देने के चक्कर में ज़मीन पे सो जाते हैं कि हम ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं वीमेन का। तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं सफाई और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का। तो सफाई के लिए बता देते हैं कि वो लोग कभी भी जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो शूज पहन के निकले, तो वो शूज कभी भी घर में नहीं दिखता है। शूज को बाहर रखा जाता है। उस शूज को सिर्फ साफ करने के लिए घर में लाते हैं, उसके बाद साफ करके बाहर ही डेक में या जो फर्स्ट रूम है एंट्री करते समय घर के, उसी पे रख दिया जाता है। उसको घर नहीं लाना है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि शू के साथ जितना भी बैड मैनर्स हैं, बैड एविल्स हैं, बाहर में जितना सीखे हम खराब चीज़ें, वो साथ में आ जाता है। या एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड या एग्रेशन, वो सब कुछ अंदर आ जाएगा। इसलिए वो जूते को क्या करते हैं, घर के बाहर ही रखते हैं। उसके बाद वो इतना साफ सफाई का ध्यान रखते हैं कि ये याद रखना है कि रोड पे उनके जो रोड्स होते हैं, रोड के किनारे या गली में उनके ट्रैश के मतलब डस्टबिन देखने के लिए नहीं मिल सकता। क्योंकि एक बात बता रहे सिंपल सा, अगर वो बस से जा रहे हैं तो
बस के सीट में उनके लिए पैकेट बनाया रहता है कि अपना जितना कूड़ा कचरा है उसी में डाल देना है। उसके बाद उनका जो बैग होता है, जैसे बिस्किट खाए, बिस्किट का जो रैपर है, बिस्किट के पैकेट को उसी में डाल लेते हैं, वो अपने बैग में डाल लेते हैं। बाहर कचरा नहीं फैलाते। कार में जा रहे हैं तो कार में ही अपना डस्टबिन डस्ट रखना है, जितना गार्बेज रखना है। उसके बाद कुछ कुछ इतने इन्वायरमेंट फ्रेंडली बच्चे होते हैं या फैमिली होती है, वो अपने शर्ट्स में या पैंट्स में एक ऐसा पॉकेट बनवाते हैं, वो रोजाना पहन के अगर पैंट चल रहे तो उसमें पॉकेट है जिसमें कि वो अपने ड्रेस जितने कूड़े कचरे हैं उसको रख सके। इतना साफ सफाई वहाँ पर रहता है, ये याद रखना है। उनके रोड पे डस्टबिन देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि वो सारे कूड़ा कचरा अपने पास ही रखते हैं। जब तक वो उस जगह पे ना पहुंचे जहाँ जैसे लैंडफिल मिल गया या गार्बेज जहाँ पे फेंका जाता है वहाँ चले गए तो वहाँ पे फेंक देते हैं। बाकी ऐसे रास्ते पे, गली में, घर में, स्कूल में, ऑफिस में कहीं कूड़ा कचरा नहीं देखने के लिए मिलेगा। इस तरह का वहाँ पे सफाई है, याद रखना है। उसके बाद वहाँ पे फेवरेट फेस्टिवल याद रखना है। वहाँ का सबसे फेवरेट फेस्टिवल है टी सेरेमनी। वो चाय का सेरेमनी कर उत्सव मनाते हैं। उसमें वो करते क्या है जनरली कि सभी लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद कुछ बनाएंगे, उसके बाद वो लोग वहाँ पे जनरली ध्यान करने के सेंस में जाते हैं। शांतिपूर्वक बैठ के बातचीत करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो बात करेंगे, नहीं तो वो शांति से बैठ करके अपना ध्यान लगाएंगे इस तरीके से, ताकि वो जो रिक्रिएशन वाला एक्टिविटी है, मतलब मनोरंजन के लिए हम लोग जो करते हैं वो शांति के लिए करते हैं, याद रखना है। टी सेरेमनी। उसके बाद उनके धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखना है वहाँ पे जनरली सिंटोइज्म और बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। सिंटोइज्म क्या है कि हम अपने जितने आसपास के नेचुरल चीज़ें हैं वो ज़्यादातर याद रखना है कि नेचुरल चीज़ों को ही रेस्पेक्ट करते हैं। हम लोग जितने फैमिली मेम्बर को या एल्डर्स को या सीनियर्स को, टीचर्स को रेस्पेक्ट देते हैं, वो उतना नेचुरल चीज़ों को देते हैं। पेड़ पौधों को, प्लांट्स है, स्मॉल प्लांट्स है, उसके बाद छोटे मोटे क्रिएचर्स हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। और याद रखना है उनके यहाँ मरने और जन्म लेने से संबंधित जब बात आती है तो उस समय वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बाकी हर समय वो सिंटोइज्म को फॉलो करते हैं, नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और एक चीज़ याद रखना है, शांति वाले में बताएं, वो बदला लेने के लिए बात कभी नहीं सोचते हैं। बदला लेने के बारे में उनके दिमाग में ख्याल ही नहीं आता है। ये इसका कारण ये है कि स्कूल में कभी भी इस तरह का सिखाया नहीं जाता। स्कूल में एग्रेशन, जैसे नेगेटिव एटीट्यूड किसी चीज़ के प्रति या किसी के बारे में कुछ बोलना, ये सब कुछ स्कूल में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड रहता है, जिसके कारण वो ये सब चीज़ नहीं सीखते हैं। उनके अंदर एग्रेशन नहीं होता है। गलती से एक्सीडेंट भी हो गया तो एक दूसरे की, अगर एक व्यक्ति ठीक है तो वो जल्दी से जल्दी दूसरे के पास जाता है कि वो व्यक्ति भी ठीक है ना, इस तरीके से एक दूसरे का ध्यान रखता है। ये बात याद रखना। तो अब हम जापान के आर्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो याद रखना है कि जापान में मैक्सिमम लोगों को फ्लावर अरेंजिंग बहुत पसंद है। मतलब वो बैठ करके फूलों को सजाना उन लोगों को बहुत पसंदीदा काम है लगता है, और वो शौक से करते भी हैं। तो इस चीज़ को वहाँ देखने को मिल सकता है। उसके बाद वहाँ के पॉप कल्चर के बारे में बात करते हैं, जैसे सिनेमा। उसमें याद रखना है कि पूरी दुनिया में जो एनिमे बनता है, एनिमे वेब सीरीज है या मूवी है, उस तरह का वो सबसे अधिक जापान में ही फेमस है। उसके बाद में याद रखना है वो जापान वीडियो गेम्स के लिए फेमस है। वीडियो गेम इंडिया में भी खेला जाता है बहुत अधिक मात्रा में, पबजी, BGMI, फ्री फायर एंड सम अदर गेम्स एज वेल, और ग्रीन हेल। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी के बारे में, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। याद रखना है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इंडिया भी आगे चला जा चुका है, बहुत आगे जा चुका है। लेकिन याद रखना है कि जो जापान है, जापान मॉडर्न टेक्नोलॉजी में टॉप 3, टॉप 2 कंट्री में आएगा। उसके बाद में वहाँ पे अपने ट्रेडिशन को पकड़े पकड़े मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। मतलब ये नहीं कि अपना ट्रेडिशन भूल गए, अपना कल्चर भूल गए, उसके बाद मॉडर्न चीज़ों को अपना रहे हैं, ऐसा नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो याद रखना है कि जापान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी एट द टॉप मोस्ट पे है। मतलब दुनिया के नंबर 2, नंबर 3 कंट्री में है वो टेक्नोलॉजी के मामले में। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन वो अपने ट्रेडिशनल कल्चरल चीज़ों को भूलते नहीं है, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे लाइब्रेरी आना है तो लाइब्रेरी में हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एस्केलेटर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद लिफ्ट देखने को मिल जाएगा अगर वो रूफ टॉप पे है तो, या आसपास ऐसे टेक्नोलॉजिकल चीज़ें देखने के लिए मिलेगी जिससे लगेगा कि नहीं हम रियली में जापान में हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जहाँ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं वहाँ पे प्रिमिटिव चीज़ें जैसे कल्चरल चीज़ों को भूल जाते हैं, अपने कल्चर को भूल करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं।
उसके बाद में मंदिरों में जाना है तो मंदिरों में देखने के लिए मिल जाएगा कि लाइट्स जले हुए हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे दिए जलाए जाते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती है वहाँ पे, जैसे जिन बूढ़े व्यक्तियों के लिए या कोई इंजर्ड है, पैर से इंजर्ड है, हाथ से इंजर्ड है, या कोई विकलांग है, ठीक है, तो वैसे व्यक्तियों के लिए इस तरह की व्यवस्था बनाया गया कुछ कुछ जगहों पे कि वो ले करके अपना चेयर बस वहाँ पे जाएगा, उसके बाद वो खुद ही ऑफिस तक पहुँचा देगा, या वो खुद ही जिस डिपार्टमेंट में जाना है वहाँ तक वो खुद रोड ही चलता देखने को मिलेगा। तो उस तरीके से अरेंजमेंट किया गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली और वर्क के बारे में। तो याद रखना है कि वहाँ पे मैक्सिमम जॉइंट फैमिली को अभी भी प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब सभी लोग मिल के साथ में रहते हैं। एक चीज़ याद रखना है जापान के बारे में, ये दुनिया में सबसे अधिक वहीं पे देखने को मिलेगा जापान में, इंडिया से भी ज़्यादा। इंडिया के गाँव में देखने को मिलता है लेकिन इंडिया से ज़्यादा वहाँ पे जो एल्डरली हैं या जो सीनियर्स हैं या जो हमारे एंसेस्टर मतलब पिता या दादाजी माता ये सब है, ये अपने से बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मतलब वो दुनिया में सबसे अधिक कहीं देखने के लिए मिलेगा तो वो जापान में मिलेगा, याद रखना। वो लोग अपने सीनियर्स का बहुत अधिक रिस्पेक्ट करते हैं। सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, एल्डर्स हैं या फैमिली मेम्बर में जो बड़े बड़े हैं उनका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद वो अपने दो ही चीज़ पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, पहला है काम, दूसरा स्कूलिंग। पहला काम दूसरा स्कूलिंग, या पहले अगर स्कूलिंग कंप्लीट कर लिए तो वो काम ज्वाइन कर लेंगे, और काम घर यही चलता है। ये नहीं कि फालतू में कहीं घूमने चले गए, ये सब में इंटरेस्टेड नहीं है वो अभी वो मेनली काम पे फोकस करते हैं। और अगर दुनिया में कहीं वर्कaholic देखने के लिए मिलेंगे तो वहीं पे 90% पॉपुलेशन वर्कaholic देखने के लिए मिल सकते हैं, जो अपने सिर्फ काम पे भरोसा करते हैं। तो ये याद रखना है। एक और चीज़ वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे मोर देन 95% मतलब 95% से ज़्यादा औरतें काम करने वाली मिल जाएंगी, ये याद रखना है, जो कि इंडिया में अभी नहीं है। इंडिया में अभी 18 to 28% के अराउंड रोल कर रहा है, लेकिन वहाँ पे 95% से ज़्यादा औरतें ऐसे मिलेंगी जो काम करती हैं। वो घर में समय बिताना पसंद नहीं करती, वो काम पे ज़्यादा फोकस करती है। याद रखना है कि उनकी सोसाइटी एजुकेटेड भी है और मॉडर्न है तो डेवलप्ड भी है, इसलिए उनको काम आसानी से मिल भी जाता है। जापान के हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कोई गेस्ट आया या कोई रिलेटिव आए तो उनके बारे में याद रखना है, उनको वो इंडिया में जैसे गेस्ट को भगवान माना जाता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ फैमिली के मेंबर को की तरह मानते हैं उनको, और रेस्पेक्ट भी फैमिली मेंबर की तरह देते हैं। वो गेस्ट का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, याद रखना है। इंडिया में तो जनरली जितने भी लोग हैं, अगर वो गेस्ट के रूप में आए तो उनको भगवान कंसीडर किया जाता है। ऐसा गाँव में, शहरों में ये चीज़ें खत्म हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि उन लोगों का रिलेशन इंडिया में अच्छा नहीं रहता है, वट एवर बी द रीजन। बट याद रखना है कि अब रिलेशन धीरे धीरे डिटेरियोरेट कर रहा है इंडिया में, लेकिन जापान में अभी भी जो गेस्ट आएंगे उनको फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं और सेम रेस्पेक्ट देते हैं, सेम वैल्यू देते हैं, सेम अटेंशन देते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जे वॉकिंग। याद रखना है, जो रोड पे ग्रीन लाइट दिख रहा है, रेड लाइट दिख रहा है, येलो लाइट दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, हम पार कर जाते हैं, वो वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मतलब रूल एंड ऑर्डर को बहुत ज़्यादा वो फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे 2 बजे रात को या 12 बजे रात को या 9 बजे के बाद या शाम को 4 बजे कभी भी अगर रोड पे निकलते हैं तो रोड पे अगर हम देखते हैं कि ग्रीन लाइट नहीं है, रेड लाइट है, फिर भी बाइक वाले, कार वाले इमरजेंसी में पार कर जाते हैं, बिना किसी पब्लिक के बारे में सोचे हुए वो पार कर जाते हैं। जो होगा देखा जाएगा, हम फाइन भर देंगे। मतलब वो नीडर है, इतना कम यहाँ पे फाइन है कि वो नीडर रहते हैं कि फाइन भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग खड़े हैं वो निकल जाते हैं, बाकी सब। खास करके जो यूथ इंडिया में वही स्थिति है कि तुरंत रोड क्रॉस करना है तुरंत करेंगे, कहते हैं कि टाइम नहीं है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान में क्या है कि अगर गलती से भी क्रॉस कर गए तो याद रखना है, अब वहाँ का जो करेंसी है 50,000 येन के बराबर, 50,000 येन, या अगर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो मोर देन $350 आएगा। याद रखना है, इतना फाइन देना पड़ सकता है। उसके बाद में अगर गलती से क्रॉस कर गए तो उनकी लाइसेंस रद्द कर दी जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये याद रखना है। उसके बाद एक और चीज़ जापान में याद रखना है कि टिप वाला सिस्टम नहीं है। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा के निकले तो जो वेटर होते हैं
वेटर को टिप दे देते हैं, तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। या हमारे यहाँ जो डिलीवरी बॉय आते हैं उनको भी हम टिप दे देते हैं सर्विसेज के लिए, तो वो टिप को जनरली रेस्ट्रिक्टेड है और वो मना करते हैं कि नहीं, आप अच्छे कर्म को याद रखिए और दूसरों के साथ कीजिए, लेकिन टिप देना कम्प्लीटली बैन है, याद रखना। तो जैसा कि पहले बताया कि वहाँ पे गलियों में या रोड पे या कहीं भी हम लोग को डस्टबिन देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि बताए थे कि पॉकेट में ही अपना वो बना के रखते हैं, पॉकेट में गार्बेज रखने के लिए, कूड़ा कचरा रखने के लिए। उसके बाद में बैग का जो पार्ट होता है साइड वाला, उसमें रखा जाता है। उसके बाद बसों में बताया, बस के सीट के पीछे, कार में भी रहता है व्यवस्था, कार के सीट के पीछे, सबके पीछे ऐसा व्यवस्था किया गया है कि वहाँ पे किसी भी तरह का कूड़ा कचरा नहीं फेंकना है। वहाँ पे रोड पे बिना झाड़ू लगाए ही रोड, यहाँ के घर में जैसे हम लोग घर में रखते हैं साफ सफाई, वैसे वहाँ के रोड पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक और चीज़ याद रखना है कि वहाँ पे पब्लिक प्लेस में किसी भी तरह का हल्ला नहीं करना है। इसलिए अगर फ़ोन भी आता है तो वो पब्लिक से, जहाँ भीड़ है वहाँ से हट करके जाके बात करते हैं। और लाउड स्पीकर का यूज कम्प्लीटली बैन है। किसी भी मंदिर पे, मस्जिद पे या उनके जो मोनेस्ट्री बने हुए हैं, बुद्ध मोनेस्ट्री, उन पे किसी भी तरह का माइक या किसी भी तरह का लाउड स्पीकर नहीं लगा होता है। उसके बाद उनके किसी भी फंक्शन में डीजे देखने के लिए नहीं मिल सकता है। वो जब यहाँ पे आते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना लाउड में लोग जी कैसे रहे। तो इन सब चीज़ों को हम वहाँ से सीख सकते हैं। और इंडिया में तो जनरली फेमस है कि मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर बजाएंगे, मंदिर के बाहर, मंदिर के ऊपर लगा करके आसपास के लोगों को परेशान करेंगे। तो ये सब चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारे घर में अगर फैमिली फंक्शन है तो उसमें डीजे बजा करके आसपास के लोगों को परेशान कर रहे हैं। कुछ बीमार लोग होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि वहाँ पे लोग एक दूसरे का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट याद रखना है कि वहाँ पे खाते समय, वो चलते समय खाते नहीं है या खाते समय कोई भी काम नहीं करते हैं। अगर वो खाने बैठे हैं तो वो सिर्फ खाना खाएंगे, ये नहीं कि खाना खाते समय टीवी देख रहे हैं या फ़ोन चला रहे हैं, ये सब वहाँ पे नहीं चलता है। वो लोग मतलब ये शो करते हैं कि हम हाईली एजुकेटेड हैं, और वो रियल में है भी। ये सब चीज़ें वो उनको शो करती है। उसके बाद इंडिया में देखने के लिए मिलेगा कि खाते समय बात करते हैं, खाते समय फ़ोन चलाते हैं, या और नहीं तो खाना लेके चलते रह रहे हैं, खाते रह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम सीख सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट है ट्रैफिक डेथ के बारे में बात कर लेते हैं, रोड पे एक्सीडेंट के बारे में। तो याद रखना है इंडिया में अराउंड 150 करोड़ 150 करोड़ जनसंख्या है, जबकि वहाँ का जनसंख्या 12 से 13 करोड़ है। यहाँ 150 करोड़ है, वहाँ 12 से 13 करोड़, यहाँ लगभग 12 गुना पॉपुलेशन हम लोग का ज़्यादा है। लेकिन अगर हम एक्सीडेंट या डेथ की बात करें तो याद रखना है कि इंडिया में पर ईयर एक साल में डेथ होता है 1,60,000 लोगों का, ट्रैफिक डेथ। और वहाँ पे लगभग 2500, मैक्सिमम 2500 कहा जा सकता है कि 2500 डेथ होते हैं एक साल में, और यहाँ पे एक साल में 1,60,000 डेथ होते हैं। तो ये याद रखना है कि लगभग 64 से 65 गुना डेथ यहाँ ज़्यादा होता है, जबकि पॉपुलेशन सिर्फ 12 गुना है, लेकिन डेथ कितना गुना हो रहा है? 64 से 65 गुना, इतना ज़्यादा डेथ रेट है एक ट्रैफिक डेथ। मतलब रोड पे एक्सीडेंट करके कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि एक गाड़ी एक्सीडेंट किया, एक ड्राइवर है, पूरे फैमिली है, 5-6 जितने भी हैं, वो सारे के सारे एक साथ चले जाते हैं। या यहाँ पे एक और चीज़ खराब है कि एक्सीडेंट करने के बाद वो पीछे मुड़ के देखते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, नहीं तो जो टकराया उससे फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वहाँ पे बताए थे कि वैसा नहीं है। वहाँ पे क्या है कि अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो वो गाड़ी को रोक करके पास जा करके उस व्यक्ति को, अगर सक्षम है तो उस व्यक्ति को उठाएंगे, जो हो सकता है उतनी मदद करेंगे, उसके बाद उस व्यक्ति से विदा लेके जाएंगे, नहीं तो उनसे बहुत अधिक विनम्रता से सॉरी बोलेंगे। इस तरह का चलता है। और एक चीज़ याद रखना है कि वहाँ पे मतलब सबसे अधिक अगर किसी चीज़ का रिस्पेक्ट किया जाता है तो वो याद रखना है लोगों का, नेचर का। ऐसा नहीं है कि अपनी कार है तो कार का हम ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कार को बचाने के चक्कर में इंसान का जान ले लें। या याद रखना है सिंपली कि वहाँ पे लोगों का ध्यान बहुत अधिक मात्रा में रखा जाता है। एक और चीज़ याद रखना है कि सीनियर का रिस्पेक्ट किया जाता है, फैमिली मेम्बर का रिस्पेक्ट किया जाता है इंडिया से ज़्यादा। तो ये चीज़ याद रखना है जापान के बारे में। ऐसे ही हम जापान से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।